मंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अभी तक हम बात कर चुके थे फोर्सेस की, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, एपरेंट वेट की और कंस्ट्रेंट मोशन की। आज के इस लेक्चर में हम मास्टर करने जा रहे हैं स्प्रिंग को। दोस्तों, स्प्रिंग आप सभी ने देखी होगी। स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग एक डिवाइस होता है बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। मोर प्रिसाइजली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? जैसे ही आप उसको खींचते हो, सो देयर कम्स अ स्ट्रेनिंग इन द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स एंड दिस इज हाउ इट स्टोर्स एनर्जी इनसाइड इट। राइट? चलिए, तो हम देखते हैं कि स्प्रिंग काम कैसे करती है और होती कैसी है। हमने यहां पर एक स्प्रिंग बनाई, मान लीजिए फिर से एक एंड और एक एंड यहां है। ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी बच्चों। ये है L0, इसकी दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लेंथ और इनिशियल लेंथ। अभी आपको दिख रहा होगा यहां पे कोई भी कंप्रेशन या कोई भी इलॉन्गेशन नहीं है, फ्री पड़ी हुई है। राइट? जो हमारी स्प्रिंग है वो फ्री पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। राइट? अब आपको पता है कि जैसे ही आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हो, या तो दोनों तो पकड़ से खींचो या एक तरफ से फिक्स करके खींचो, बात बराबर ही होती है। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया तो आपको दिखेगा कि जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई, ऐसी होगी। अब क्या होगा? आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो क्या मैं इसको लिख दूं? ये इलॉन्गेशन है, दैट इज कॉल्ड x0। राइट? नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि जो स्प्रिंग है, अगर मैं छोड़ दूंगा, यहां से फोर्स लगाना अगर मैं हटा दूंगा, तब क्या होगा? ये स्प्रिंग पीछे आने की कोशिश करेगी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा जो स्प्रिंग है वो किधर फोर्स लगाएगी? पीछे की तरफ। द फोर्स बाय द स्प्रिंग विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट? अब इसको समझते कैसे हैं? ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। राइट? अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या प्लस एक्स डायरेक्शन में हुआ है, इतना हुआ, x0 हुआ है। ठीक बात? और जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो किधर लगा रही है? पीछे की तरफ। राइट? चलिए केस 2 लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है और मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। कैसे कंप्रेस कर दिया बच्चों? मैंने लगा दिया एक फोर्स इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स। कितना कंप्रेशन किया? कंप्रेशन वही x0। क्लियर? अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, स्प्रिंग क्या भागी नहीं उधर की तरफ। अगर स्प्रिंग भाग रही है तो आपको पता पड़ जाएगा कि स्प्रिंग के ऊपर हो ना हो, फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो मेरे को एक चीज क्लिक हुई, क्या क्लिक हुई बच्चों? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका मतलब जब मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टी है। सिमिलरली जब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो क्या मेरा फोर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ये समझ में आ रही? कौन सा? एक्सटर्नल नहीं बच्चों, स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्प्रिंग फोर्स की। ये पर्पल वाले फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, येलो वाले फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक बात? अब देखो, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बच्चों? कि F क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के? बोलो 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 बोलो। द डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, हमें लाना पड़ता है एक कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्प्रिंग्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है? अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये स्प्रिंग फॉर अ फिक्स्ड मटेरियल एंड लेंथ, फॉर फिक्स्ड मटेरियल एंड फिक्स्ड लेंथ,
फॉर फिक्स्ड मटेरियल एंड फिक्स्ड लेंथ इट इज कांस्टेंट। ठीक बात, किसी भी फिक्स्ड मटेरियल के लिए और फिक्स्ड लेंथ के लिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट नंबर देता है आपको। ठीक बात, अब देखो ध्यान से, दिस के वैल्यू टेल्स यू टू थिंग्स। ध्यान से देखना, क्या आपने देखा होगा स्प्रिंग दो तरीके की होती है, एक तो बहुत 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 वीक स्प्रिंग, राइट, आप दबाओगे तुरंत दब जाएगी, और एक बहुत हार्ड स्प्रिंग होती है, राइट। तो हार्ड स्प्रिंग मतलब हार्ड स्प्रिंग जैसे आपने स्टैंड में देखा होगा, बाइक के स्टैंड में या ट्रेन के सस्पेंशन में देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी स्प्रिंग होती है, सी मोटी मोटी। तो बेसिकली ध्यान रखना बच्चों, अगर ये के क्या बताता है, के स्टिफनेस बताता है। क्या बताता है बच्चों? स्टिफनेस। इसका मतलब अगर के वैल्यू ज्यादा है, इफ द के वैल्यू इज मोर, आई विल से द स्प्रिंग इज हार्ड स्प्रिंग, and if the K value is less, I will say the spring is a soft spring. K value ज्यादा तो स्प्रिंग हार्ड, K value कम तो स्प्रिंग सॉफ्ट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। हमें बताए, मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग लिया और उस पर एक सस्पेंड कर दिया कोई मास पार्टिकल, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर, ध्यान से देखना, यहां पर क्या इसमें लेंथ अभी L0 होगी, इनिशियल लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लिया मैंने, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लॉक को स्लोली सस्पेंड कर दिया। देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जब एकदम सस्पेंड करके धीरे से छोड़ दो, और एकदम झटके से छोड़ दो, ठीक है। ध्यान रखना अभी की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं स्लोली वाला मोशन। तो यहां पर जैसे ही मैंने एक मास सस्पेंड किया तो आपको एक इलांगेशन दिखेगी, मैंने मास को सस्पेंड कर दिया था, राइट। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि ये और ये अगर मैं दो लाइन बनाऊं तो इसमें जो इलांगेशन आया है वो x0 का आ गया है। कितना इलांगेशन आ गया? x0 आ गया। ठीक बात। नाउ यू नो दैट अब अगर स्लोली 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 मैंने छोड़ दिया इसको, तो किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। For equilibrium, you know that the net force acting on the particle should be zero. On the particle should be zero. अब ध्यान से देखो, यहां पर कितने फोर्स है बच्चों? यहां पे आपको दिखेंगे दो फोर्स, एक लग रहा होगा mg और दूसरा लग रहा होगा kx। कहां? ऊपर नीचे। अगर डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का नीचे हो रहा है तो फोर्स लगेगा ऊपर। कितना फोर्स लगेगा? The force will be K into x0. For equilibrium, the net force acting on the particle should be zero. So I can write from here that Kx0 is equals to mg, upward force equals to downward force. I got this x0 value to be mg by K. This is the elongation produced in the spring when a mass is suspended very slowly. Clear? तो आइए बच्चों देखते हैं LTQs। हमें गिवन है एक मासलेस फैन रखा हुआ है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लिया, राइट। वो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इट, राइट। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने एक मास m रख दिया। जैसे ही मास m रखेंगे तो थोड़ी सी कंप्रेशन आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन है ये कुछ कंप्रेशन यहां पर आ गया होगा, कितना x0, ये मैंने कंप्रेशन मान लिया x0। x0 इज द कंप्रेशन, राइट। नाउ अभी डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? वेरी गुड, द स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन kx0, and one more force acting who is pulling this body in the downward direction, this is gravity mg. Now at this point if I assume that the particle is at rest, equilibrium में मान लेता हूं इसको। अगर मैंने equilibrium मान लिया तो net force should be zero, external force। तो ये हो जाएगा mg must be equals to kx0. I got mg by k equals to x0. This is the elongation in the spring. Got it? Now next LTQ, there are two blocks, one is of 6 kg and second is of 4 kg, and the spring constant is K.
let's say this is 100 Newton per meter. Now if you are applying a force 20 Newton on the block, find the maximum elongation, find the elongation in the spring. आपको elongation निकालना है, ठीक है? चलिए स्टेडी स्टेट पे आपको elongation निकालना है. अब बच्चों ये प्रॉब्लम जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, लेकिन हम इसको बना देंगे आसान. ठीक, ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि मैंने एकदम से फोर्स लगाया है. जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, अभी elongation कितना है? 0. स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है. जैसे ही मैंने इसको यूं खींचा तो बेसिकली ये इधर जाएगा, लेकिन इसमें कोई elongation नहीं, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. इनिशियली ये t=0. फिर धीरे धीरे इसको पता पड़ेगा कि elongation हो रहा है. यहां पे जैसे धीरे धीरे elongation होगा, वहां पे धीरे धीरे फोर्स बढ़ते जाएगा. और यहां पर फोर्स इधर है, जैसे जैसे elongation बढ़ेगा क्या बैकवर्ड फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन 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 ध्यान से सुनना. हम अगर मान लें कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज x max, मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये ब्लॉक ऐसा है और ये अब elongation हो चुका है, अब इससे ज्यादा elongation इसमें नहीं होगा. ठीक है, तो ये k वैल्यू है न्यूटन पर मीटर. x0 मैंने elongation मान लिया है. क्लियर ना? जब भी स्प्रिंग का क्वेश्चन आए, आप चाहो तो elongation को स्ट्रिंग मान लेना, मतलब जो नेट स्प्रिंग है उसको स्ट्रिंग मान के उसका टेंशन निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन. ये कितना kg है? 4 kg. ये कितना है? 6 kg. नहीं, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी? वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. सो फर्स्ट ऑफ the acceleration of the system. Here the acceleration of the system is net external force. जब मैं इसको सिस्टम मान लूंगा तो आपको पता है स्प्रिंग फोर्स इंटरनल बन जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक ही है मेरे पास, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास. my acceleration comes out to be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, अब मैं मान के चल रहा हूं जब इसमें elongation आ गया x0, दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ही है, ए कॉमन. राइट, एक बार elongate होने के बाद, मैक्सिमम elongate होने के बाद, अब वो ऐसे घूम जाएगी, साथ में चलेगी, दोनों साथ में चलेगी. ठीक बात. चलिए, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना, तो इसमें elongation हुआ है. राइट, elongation अगर हुआ है, ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्या वो पीछे की तरफ लगेगा? kx माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एरो बना दिया. और इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा क्या वो इधर लगेगा? एक्शन रिएक्शन kx साइन नहीं लिखा क्योंकि एरो बना दिया है. पीछे समझ आ रही? फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर. फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड आर ऑफ सेम नेचर. चारों पॉइंट मेरे प्रूव हो गए यहां पर. अब ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर मैं 6 kg का ब्लॉक बनाऊं तो इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स है जिसको आगे लेके जा रहा है, वो स्प्रिंग फोर्स है. तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? kx. यहां पर दो फोर्स है, कौन कौन से? एक तो लग रहा है पीछे की तरफ kx और एक लग रहा है आगे की तरफ 20. मास कितना है? 4 kg. क्लियर? चलिए, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट ना? अब आप kx की वैल्यू यहां से निकालो या यहां से निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा. जो elongation आएगा वो हमेशा सेम आएगा, किसी भी केस में निकालिए. ठीक है, सबसे स्मार्टली आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्व जल्दी हो जाएगा. ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, दैट इज kx बाय m. तो आपका आंसर आ गया 6 into 2 12. 12 equals to kx. तो आप देखोगे यहां से 12 equals to kx, so 12 by k. आपको पता है 12 k 100, तो मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर. क्लियर? यहां से एक बार चेक कर लेते सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं. चलिए, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास. इफ द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, इट मींस नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट ओनली. तो 20 बड़ा होगा तो मैं लिखूंगा 20 माइनस kx डिवाइडेड बाय 4. तो हो जाएगा 4 into 2 8, 20 minus 8 12. So I got kx to be 12. K की वैल्यू 100, so I got x to be 12 by 100, 12 सेंटीमीटर.
So here how we are getting same elongation. It means whatever we have done is 100% correct. I hope everything is clear to you. तो आइए दोस्तों अब देखेंगे हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग। मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ L है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दिया। तो ये आपको दिख रही होगी, एक स्प्रिंग ऐसी बन गई और दूसरी स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करती है मटेरियल पे और लेंथ पे, राइट। यहां पर आपको दिख रहा है जब मैंने कट किया तो मटेरियल चेंज तो किया ही नहीं, लेकिन लेंथ चेंज हो गई है। ऑलवेज रिमेंबर स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को फोर्स के कॉन्सेप्ट से क्लब मत करना बच्चों, वहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलॉन्गेशन और कंप्रेशन होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट लेंथ पे डिपेंड करता है स्प्रिंग की। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लॉन्गर स्प्रिंग लेके आते हो तो आपको पुल करना इजी होता है, और वही आप शॉर्टर स्प्रिंग लेते हो तो उसको पुल करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है के क्या है, स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी बड़ी लेंथ होगी स्प्रिंग की, पुल करना उतना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और जितनी छोटी होगी पुल या पुश करना उतना डिफिकल्ट होगा, करेक्ट। चलिए अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, अगर इसको L/2 पार्ट में एग्जैक्टली कट कर दिया है, सेंटर पे से बाइसेक्ट कर दिया है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये K था तो ये 2K बन जाएगा और ये भी 2K बन जाएगा। क्लियर? You know that this K is inversely proportional to length becomes L/2, so the K becomes 2 times, right? अच्छा, डिफिकल्टी कहां आती है? डिफिकल्टी आती है जब किसी रेशियो में दिया हो। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग को कट कर दिया 2:3 रेशियो में, राइट। पहले स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? स्प्रिंग कांस्टेंट था मान लीजिए K। अब मैंने स्प्रिंग को 2:3 रेशियो में कट कर दिया, तो अब मेरी एक स्प्रिंग ये बन गई और दूसरी स्प्रिंग ये बन गई। मान लीजिए इसका K2 है, इसका K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे, और आखिरी में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे ताकि अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाए। ध्यान से देखो, हमें पता है इसकी लेंथ, एक काम करूं मैं टोटल 5L मान लेता हूं इजी करने के लिए। तो ये कितनी हो जाएगी 2L, ये कितनी हो जाएगी 3L। मैंने कितना रेशियो में डिवाइड किया 2:3 में, 2:3 में, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, हमें पता है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है, राइट। सो कहना नहीं K इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 5L। ये देखो ये लेंथ कितनी है 5L। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये कितना है K1 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी 2L। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर? अब देखो K2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 3L। इसकी लेंथ 3L है तो मैंने 3L पुट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मैं A और B को कंपेयर करूं, दोनों को मैं क्या करूं, डिवाइड करूं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो यह जाएगा K डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू C by 5L डिवाइडेड बाय C by 2L। कैन आई 2L by 5L, दिस अपॉन दिस, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर, तो जाएगा 2L by C, तो 2 by 5 आ गया। अब ध्यान से देखो, मेरा आंसर आ गया 5K by 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ K1। तो K1 कितना हो गया बच्चों 5K by 2। ठीक, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने 1 और 3 को कंसिडर करता हूं, 1 और 3 को। जब 1 और 3 का रेशियो लूंगा, ध्यान से देखना, 1 और 3 का रेशियो लेने पे मुझे क्या आएगा, K by K2 इक्वल्स टू C by 5L डिवाइडेड बाय C by 3L। क्या जाएगा 3 by 5। मतलब K2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, K2 की वैल्यू आ गई बच्चों 5K by 3। क्या ये चीज क्लियर है आपको? अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला की निकाल लेते हैं इसके लिए। अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास, अगर कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और अगर आपने उसको A/B रेशियो में डिवाइड कर दिया है, राइट, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, अगर आपने A/B रेशियो में डिवाइड कर दिया है
तो ये वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो के ए, और ये वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो के बी। राइट, नाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट कम्स आउट टू बी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी इंटू के डिवाइडेड बाय ए, और के बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू के। राइट, अब आप देखिए यहां पर जब हम 2:3 में डिवाइड करते थे तो जगह 2 + 3/2, 2 + 3 5, 5/2, ये आ गया हमारा 5/2 डायरेक्ट। सिमिलरली के बी 3 है ये, है ना, तो ये जाएगा 2 + 3/3, 5/3, मेरा आंसर आ गया 5/3 डायरेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हमें दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों आपको सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस तो पता ही है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक लगे हुए होते हैं, लेकिन स्प्रिंग में एक पॉइंट ध्यान रखना है। क्या? मान लीजिए ये दो स्प्रिंग है, राइट, अब मैंने इस पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने एक ब्लॉक कनेक्ट किया, आपको पता है कि दोनों स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा। मैं मान लेता हूं इसमें इलॉन्गेशन हुआ x1, इसमें इलॉन्गेशन हुआ x2, राइट। स्प्रिंग अगर सीरीज में है तो जो टोटल इलॉन्गेशन होता है, ब्लॉक मान लीजिए चले गया x डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल इलॉन्गेशन होता है वो सम ऑफ द इलॉन्गेशंस के बराबर होता है x1 + x2 की। ये पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की। बच्चों ध्यान रखना, गलतियां हो जाती है कभी कभी। अब देखिए हमें बताएं, अगर ये मैं स्प्रिंग को, दोनों स्प्रिंग को अगर मैं मासलेस कंसीडर करता हूं तो आपको पता है कि टेंशन क्या हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे स्ट्रिंग में होता था, स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। चलिए, तो जो नेट टेंशन है या नेट फोर्स, ऐसा लिखूं F = kx, क्या मैं इसको लिख दूं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय k1 प्लस F डिवाइडेड बाय k2, क्योंकि दोनों में फोर्स क्या है, बराबर। सो k1 x1 मस्ट बी इक्वल टू k2 x2 होगा ही होगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखो, अब F नेट और ये तो बराबर है, कॉमन निकाल के काट दिया, कॉमन निकाल के काटना डायरेक्टली, राइट। सो आई कैन राइट 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। So my answer is k1 k2 upon k1 plus k2. This is the value of k effective. Clear? चलिए दूसरा तरह का कॉम्बिनेशन आता है, वो आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। You know that in parallel combination स्प्रिंग में, स्प्रिंग को हम पैरेलल लगाएंगे। कैसे? ध्यान से देखना, अगर मैंने एक स्प्रिंग को यहां लगाया है तो दूसरी स्प्रिंग को मेरे को यहां लगाना होगा, ऐसे, राइट। नाउ ये ब्लॉक M कनेक्टेड है। मैं मान के चलता हूं कि या तो ये मास बहुत छोटा है, ऐसा मान लो, या दूसरा तरीका ये मान लीजिए कि ये मास हमेशा हॉरिजॉन्टली रहेगा, ऐसे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। चलो, तो आपको दिख रहा है कि अगर इसमें इलॉन्गेशन x1 हुआ तो इसमें भी इलॉन्गेशन x2 ही होगा, और ब्लॉक में भी इलॉन्गेशन x ही होगा। मतलब आपको दिख रहा है कि x x x सब में बराबर है। दोस्तों ये कहानी तो इलॉन्गेशन की है, अगर कंप्रेशन भी होता ना तब भी लगाते सेम। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा सीरीज में और पैरेलल में। पैरेलल में इलॉन्गेशन या कंप्रेशन सेम होना चाहिए, और सीरीज में सम ऑफ इलॉन्गेशन इज इक्वल टू टोटल इलॉन्गेशन। क्लियर? चलिए, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर x बराबर है, x क्या है सबका सेम, राइट। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो ध्यान से देखो, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है kx, एक लग रहा है k2x2 और एक लग रहा है mg। आपको कॉमन सेंस और लॉजिक से पता है x1 x2 बराबर हैं, दोनों के इलॉन्गेशंस बराबर हैं, तो आप निकाल सकते हो नेट फोर्स। अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को एक कंबाइंड कॉमन स्प्रिंग से कनेक्ट कर दूं ऐसे, उसका k इफेक्टिव बोल दूं, उसमें इलॉन्गेशन भी x ही होगा,
वो भी mg को बैलेंस करेगा, करेक्ट। इट मींस कैन राइट दिस k1x1 plus k2x2 equals to k into x effective. Force on the common ring equals to force on 1 plus force on 2. राइट, कॉमन स्प्रिंग में जो फोर्स है नेट फोर्स के बराबर होगा। ये दोनों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, k इफेक्टिव इंटू x इफेक्टिव इक्वल्स टू k इफेक्टिव इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2। मुझे पता है x कॉमन निकाल के कैंसिल करता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं k पैरेलल लिख सकता हूं, k पैरेलल इक्वल्स टू k1 प्लस k2। जैसा रेजिस्टेंस में होता है उसका ऑपोजिट होता है स्प्रिंग में। स्प्रिंग में पैरेलल रेजिस्टेंस का सीरीज जैसा चलता है और सीरीज रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसे चलती है। क्या ये चीज क्लियर? तो ये बच्चों देखते हैं कुछ एलटीक्यूज। यहां पर हमें एक ब्लॉक गिवन है जो कि दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है M1 M2, राइट। वो मुझसे पूछ रहे कि अगर इन दोनों स्प्रिंग को मैं एक स्प्रिंग से कन्वर्ट करूं तो उसका इफेक्टिव कितना होगा। एक बार बताओ बच्चों, ये आपको सीरीज में दिख रहा है या पैरेलल में? ध्यान रखना ये ट्रैप क्वेश्चन होता है इस तरह का, दिखता हमको सीरीज में है लेकिन एक्चुअली में ये पैरेलल में है। कैसे? ध्यान से, अगर मैं इस ब्लॉक को x डिस्प्लेसमेंट कर दूं इधर, अगर x डिस्प्लेसमेंट कर दूं इधर, तो ये कितना कंप्रेस होगा x, और ये कितना इलोंगेट होगा, ये भी x इलोंगेट होगा। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा ये वाली जो स्प्रिंग है वो यहां आ जाएगी, कितना इलोंगेट हुआ, x इलोंगेट हुआ, और ये वाली जो स्प्रिंग थी ये बेचारी कंप्रेस हो जाएगी। कितनी कंप्रेस होगी? सेम x अमाउंट ही कंप्रेस होगी। तो आपको पता है जब भी इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होता है क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है? यस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो यहां पे k इफेक्टिव आ जाएगा मेरा k1 प्लस k2। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर तीन स्प्रिंग गिवन है k 2k k। यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव k। चलिए बच्चों, आपको पता है ये दो स्प्रिंग है, क्या ये दोनों पैरेलल में? ये तो है पैरेलल में, k1 प्लस k2। और अभी हमने देखा इस तरह की स्प्रिंग अगर इसमें x इलोंगेशन हुआ तो इसमें x कंप्रेशन होगा। मतलब क्या ये तीनों स्प्रिंग पैरेलल में आ गई? अगर तीनों स्प्रिंग पैरेलल में आ गई तो मेरा आंसर आ गया k प्लस 2k प्लस k। द आंसर इज 4k, राइट। नेक्स्ट, लेट्स से दिस इज 6k, दिस इज 3k एंड दिस इज k। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर कि ये दोनों तो आपको सीरीज में दिख रही है, क्योंकि अगर इसमें इलोंगेशन x1 है इसमें x2 है तो नेट इलोंगेशन x1 प्लस x2 होगा ब्लॉक में, और जितना ब्लॉक में होगा उतने उतनी स्प्रिंग में भी होगा। मतलब फिर फाइनली ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो पहले इन दोनों का सीरीज निकालते हैं। इन दोनों को सीरीज में निकालेंगे। हमको पता है 1/6k प्लस 1/3k इक्वल्स टू 1/3 इफेक्टिव, राइट। तो मेरा आंसर आ गया 1/2k equals to k effective. So the k value is 2k. It means if you replace these two springs by single spring, you have to use 2k, right? Now this 2k and this k are in parallel, so you can write effective of the system comes out to be 3k. Got it? Last. Now what we are doing, let's say this is spring having spring constant k. Now I am cutting it into n equal parts. बच्चों n parts में कट कर दिया ऐसे इस स्प्रिंग को। मुझे पता है अगर दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 2k हो जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 3k हो जाता है, ईच 3k ईच, ठीक है। अगर मैंने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इनको सबको पैरेलल में डाल दिया मैंने, राइट, कट करके इनको पैरेलल में डाल दिया। आपको पूछ रहा है के इफेक्टिव बताओ। अब क्या पूछ रहे हो? के इफेक्टिव बताओ। चलो अब आपको पता है कि एक की वैल्यू होगी n के, क्या सबकी वैल्यू n की होगी? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये सीरीज में पैरेलल में, ये फिर से कहां में चले गए? पैरेलल में चले गए। अगर पैरेलल में चले गए
तो क्या मैं इसे लिख दूं nk प्लस nk प्लस nk प्लस nk प्लस nk प्लस nk n टाइम्स, मतलब इफेक्टिव आ गया दोस्तों n स्क्वायर k टाइम्स, इफेक्टिव विल बी n स्क्वायर k, दिस इज माय k इफेक्टिव ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। चलिए अगर एक काम करते हैं, अगर मैं सीरीज में डाल देता हूं इनको, सबको क्या करा मैं सीरीज में डाल दिया, n पार्ट्स में कट किया, सीरीज में डाल दिया। अब देखो 1 अपॉन k सीरीज, 1 अपॉन k सीरीज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक का कितना n k, 1 अपॉन n k प्लस 1 अपॉन n k प्लस 1 अपॉन n k प्लस 1 कितने टाइम्स n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू 1 अपॉन n k, ये कट गया खचा खच, मेरा k इफेक्टिव आ गया 1 अपॉन k। इसका मतलब अगर काट के वापस जोड़ दोगे तो सेम स्प्रिंग बन जाएगी, यही तो मुझे पता है। अरे भैया काटा और फिर से जोड़ दिया तो क्यों काटा, द करेक्ट आंसर इज k ओनली इन सीरीज, और अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो n स्क्वायर k टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर? So friends, we are going to discuss a very important property of spring, the behavior of the spring. Why it is called a lazy element like us? It's not crazy, it's lazy, right? तो दोस्तों आपको पता पड़ जाएगा कि अगर ध्यान से देखना, मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको स्ट्रिंग में कितनी एक्टिव होती है एक रोप और स्ट्रिंग, और कितनी लेजी होती है एक स्प्रिंग, और यहां से पूरा गेम चेंजर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखना, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और मैंने स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया ऐसा खुपाच, अभी फोर्स लगा दिया ऐसा। अगर मैंने फोर्स लगाया दो ही तरफ तो बच्चों के कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगा। मैं मान लेता हूं टी टेंशन डेवलप हो गया इसमें स्ट्रिंग में, राइट? अब एक बात बताओ बच्चों, क्या स्ट्रिंग में टेंशन सेम डेवलप होगा पूरा या अलग अलग? अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नेट फोर्स 0 है, आपने उधर भी फोर्स लगा दिया इधर भी फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स 0। क्या यही आपके मन में ख्याल आ रहा है? लेकिन बच्चों अगर मैं इस एक्सप्लेनेशन को, इसी एग्जांपल को यहां पे बनाता हूं, मान लीजिए मैंने एक वॉल से एक रोप कनेक्ट कर दी और उस पे फोर्स लगाया F, राइट? तो आप बोलोगे कि हाँ, अब फोर्स लग गया है, अब टेंशन आएगा। इस केस में नेट फोर्स 0। एक बात बताऊं, दोनों सिस्टम सेम है, दोनों सिस्टम सेम है। यहां पर ये जो रिजिड सपोर्ट है जहां आपने बांधा है इसको, क्या ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? ये एक एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगेगा इधर उधर, ये वाला जो फोर्स है ये ऑन द रोप लगेगा और ये वाला फोर्स है ऑन द वॉल लगेगा, ठीक है? इसका मतलब ये जो सिस्टम बनाया है मैंने एग्जैक्टली सेम बनाया है, बट आपको विजुअलाइज नहीं होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने दो ही तरफ से फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स 0। भैया इलॉन्गेशन या कंप्रेशन कब आएगा? जब रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसके ऊपर दोनों तरफ से बराबर, राइट? दोनों तरफ से बराबर। आप मान लो आप ये स्प्रिंग ले लो और इसको एक तरफ से फ्री कर दो और खींच के ले जाओ, तो ये इलॉन्गेट होगी, ये स्प्रिंग चली जाएगी आपके साथ। ध्यान आया? समझ में आया? समझ आया? समझ? अब ध्यान से देखो, तो यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ कि अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं यहां पर इधर, इसमें मान लेता हूं टेंशन T, क्लियर बात? अभी टेंशन T मान लिया, इसका मास कितना होता है? हम मासलेस मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हमेशा मासलेस मान के चलते हैं। तो बेसिकली आप एक्सेलरेशन कुछ भी हो, हालांकि एक्सेलरेशन 0 ही है, पर फिर भी मान लीजिए टेंशन लगा P, टेंशन लगा T पीछे और फोर्स लगा आगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, मास तो 0 है, तो F माइनस T इक्वल टू 0, मतलब F इक्वल टू T आ गया। ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं कि जितना फोर्स आप स्ट्रिंग के ऊपर लगाते हो तेजी से, इंस्टेंटेनियसली उसी इंस्टेंट पे, क्या उसमें उतना ही टेंशन डेवलप हो जाता है। मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, टेंशन 50, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, टेंशन 5, इंस्टेंटेनियसली तड़ाक से जैसे ही फोर्स लगाया वैसे ही टेंशन आ गया। लेकिन स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग को पकड़ के हमने खींचा, अब धीरे 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 क्या इलॉन्गेशन बढ़ेगा या एकदम सब खुपात से बढ़ जाएगा? आराम से बढ़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम भले भले तो कम टाइम लगे, इससे तो ज्यादा लगेगा। इसमें तो एकदम इंस्टेंटेनियसली हो रही प्रोसेस। अब इलॉन्गेशन बढ़ेगा मतलब इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा या टेंशन बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स मान लो, है ना? स्प्रिंग फोर्स एक्स के साथ बढ़ता है इलॉन्गेशन के साथ साथ, और ये सिस्टम फिर से सेम है। कैसा? मान लीजिए ये सिस्टम है, ये मैंने फिक्स कर दिया यहां से, और अब मैं फोर्स लगा रहा हूं F, तो इसमें कुछ इलॉन्गेशन हो गया,
ये बन गई कुछ ऐसी, राइट, कुछ ऐसी बन गई, इसके ऊपर फोर्स लग गया एफ ऐसा, राइट। प्रैक्टिकली फिर से बता रहा हूं, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमें पता पड़ गया कि कुछ देर के बाद इसमें जो इलॉन्गेशन आ गया, मान लो x नॉट आ गया, कुछ देर के बाद, तुरंत नहीं आएगा, तुरंत जो जीरो होगा, अभी इलॉन्गेशन जीरो है, धीरे 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 इलॉन्गेशन बढ़ेगा। अगर इलॉन्गेशन बढ़ेगा तो कुछ समय लग गया इसको एक्स नॉट इलॉन्गेशन लाने में, जीरो से एक्स नॉट इलॉन्गेशन लाने में भले छोटा टाइम लगा, लेकिन लगा तो सही। तो उस कंडीशन में जो एफ माइनस के एक्स नॉट होगी वो m इंटू जीरो होगी। भाई इस वजह से मैं स्प्रिंग को भी क्या मान रहा हूं, मासलेस, राइट। जैसे इसको मासलेस माना था, इसको भी मासलेस मानते हैं, तो यहां हो जाएगा F इक्वल्स टू के एक्स। मतलब जितना स्प्रिंग फोर्स आया उतना ही फोर्स आया, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद। ये चीज क्लियर है आपको? तो अब देखो, इसी के ऊपर बेस्ड एक बढ़िया एग्जांपल लेके आपको चीजों को और क्लियर करा देता हूं मैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद एन एग्जांपल। सो हियर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, एक मास m है, ले लीजिए, और यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे मास m है, ठीक है। दोनों सिस्टम आइडेंटिकल दिख रहे हैं आपको, ठीक बात। चलिए, अब मुझे पता है मैंने 4 केस बनाए हैं, आपको ये चारों सेम दिख रहे होंगे, बस यहां पर स्प्रिंग है और यहां पर स्ट्रिंग है। मैं डिफरेंस बता दूंगा दोस्तों, स्प्रिंग कैसे अलग है स्ट्रिंग से, और हमें प्रॉब्लम्स अप्रोच करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों ब्लॉक्स को अपने हाथ पर रखा, ठीक है। इसकी लेंथ भी, मतलब ये भी थोड़ी सी लूज थी और ये भी अपने नेचुरल लेंथ पे थी, कोई इलॉन्गेशन कोई कंप्रेशन नहीं था। जैसे ही मैंने इन दोनों को धीरे धीरे छोड़ दिया, एकदम स्लोली 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 स्लोली, तो बेसिकली ये ब्लॉक तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक मेरे साथ साथ नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। मान लीजिए यहां तक आ गया, ठीक है। कितना इलॉन्गेशन हुआ, एक्स नॉट मान लीजिए। उसके बाद अगर स्लोली स्लोली हाथ नीचे लेके आऊंगा तो ब्लॉक वहीं रहेगा, मतलब ये ब्लॉक यहां आ गया, ये ब्लॉक यहीं पे है, ठीक। अब टेंशन निकाल रहे हैं, तो यहां आपको पता पड़ जाएगा टेंशन इज इक्वल्स टू mg, और यहां पर टेंशन होगा वो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स बोलना चाहिए उसको। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, kx इक्वल्स टू mg। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, सेम सिस्टम को ऐसा रखा हाथ में और छोड़ दिया झटके से, सडनली। कैसे छोड़ दिया बच्चों, सडनली छोड़ दिया, तड़ाक से। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने सडनली छोड़ा तो ये ब्लॉक तो वही रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहां पे टेंशन जो आएगा वो T इक्वल टू mg आएगा, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इसको झटके से छोड़ूंगा तो बेसिकली आपको फील कर लेना प्रैक्टिकली ये काफी नीचे चला जाएगा, ऐसा। इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस आती है वो आती है 2x नॉट। ये मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन से भी प्रूव कर सकता हूं। कैसे प्रूव करेंगे, जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा तब मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि जैसे ही हम छोड़ते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिखेगा ये कि डबल आ गया, राइट। मैं एक बार आपको समझा देता हूं, वैसे नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसको मान लिया h, तो हो जाएगा हाफ के एच स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 mg बाय k, राइट। तो यहाँ पे mg बाय k आता है इलॉन्गेशन, यहाँ पे 2 mg बाय k, इलॉन्गेशन डबल आता है। अगर बच्चों आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में आपको आ जाएगी समझ में। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि स्प्रिंग का बिहेवियर स्ट्रिंग के बिहेवियर से बहुत अलग है। क्लियर? स्प्रिंग लेजी होती है, उसको समय लगता है चीजों को एडजस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, और स्ट्रिंग एकदम इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देती है हमें, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एनहांस कर देगी 20% और। अभी तक जितना भी चीज आपको क्लियर हुई होगी और ज्यादा एकदम क्रिस्टल आपको दिखने लगेगा आपकी आंखों के सामने। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये दो ब्लॉक है M1 M2, जिनको मैंने स्ट्रिंग और इसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। तो आपको दिखेगा कि इसमें कुछ इलॉन्गेशन हो जाएगा, है ना? इलॉन्गेशन हो जाएगा, बिल्कुल होना ही है। मैं मान रहा हूं ये पूरा इलॉन्गेटेड, ये ऑलरेडी इलॉन्गेटेड है और ये इस इक्विलिब्रियम में है, ये पूरे दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक बात? बहुत बढ़िया। अब आपको दिखेगा कि टेंशन यहां पे निकालू मैं, टेंशन
इस पॉइंट पे चारों पॉइंट में मुझे टेंशन निकालना है। ध्यान से देखना, अगर इक्विलिब्रियम में तो टेंशन के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, वेट सस्पेंडेड बिलो इट, मतलब ये T2 की वैल्यू हो जाएगी M2G और यहां पे T2 की वैल्यू हो जाएगी M2G। आपको दिख रहा होगा दोनों केसेस में, इसमें और इसमें टेंशन M2G ही होगा। क्लियर? इनिशियल बात करता हूं। यहां पर आप देखेंगे वेट सस्पेंडेड बिलो इट, क्या M1 प्लस M2G, यहां हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G, मतलब टेंशन की वैल्यू T1 यहां पे भी यही और यहां पे भी यही, दोनों जगह सेम होगी बच्चों। क्यों सेम होगी? क्योंकि जितना भी टेंशन होगा, ध्यान से देखना, जितना भी टेंशन होगा, या मैं इसको ऐसे और प्रिसाइजली लिखूं, लो K इंटू एक्स। क्लियर हो गया? K इंटू एक्स। अब ठीक है, चल K इंटू एक्स इक्वल्स टू द टेंशन इन द स्प्रिंग, और आई कैन से स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इक्वल्स टू इसके नीचे जितना वेट है M1 प्लस M2, इलोंगेशन कितना हुआ x0, दैट इज M1 प्लस M2G बाय K, राइट? चलिए, तो अभी दोनों सिस्टम सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं ले आया हूं कहानी में ट्विस्ट। मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल आपको एकदम फील आने वाला है सब्जेक्ट का। मैंने इसको कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, ऐसे खुपाच, इसको ऐसे कट कर दिया। सिमिलरली इसको मैं कट कर देता हूं, ऐसे, ये कट कर दिया यूं, ठीक है? ऐसे कट कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने कट किया बच्चों, मुझे चारों तरफ, मतलब 1 2 3 4 चारों स्ट्रिंग में नए टेंशन बता दो, फटाफट। और अगर आपको आंसर सही आ गया आपके, इसका मतलब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, फील आ गया, बढ़िया आ गया, मजा आ गया। मैं आपको बताता हूं एक एक करके, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने कट किया, स्ट्रिंग क्या बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देती? अरे काटा है बोल दिया मैंने। जैसे ही मैंने काटा, यहां पे जो नया टेंशन है वो बन गया 0। सिमिलरली यहां पे जो नया टेंशन है वो बन गया 0, दोनों में टेंशन बन गया 0, राइट? नीचे की बात कर रहा हूं, है ना? अब देखते हैं, यहां पर अगर टेंशन नीचे से 0 हो गया है, तो जो नया टेंशन आया है, बॉक्स में लिख रहा हूं नया टेंशन, क्या वो M1G के बराबर होगा? जो न्यू टेंशन आया है वो M1G के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अब नीचे वाला ब्लॉक कहीं नहीं यहां पर। लेकिन जो मेन कहानी आती है वो ये है, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने नीचे वाले को कट किया, नीचे वाला जस्ट आफ्टर द कटिंग, है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर द कटिंग, इसमें टेंशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। x0 is same, therefore the tension nu doesn't change in the spring। ये है इस कहानी का पूरा सार। जैसे ही मैंने इसको कट किया, ठीक है, तुरंत इस स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा कट गया, नीचे से कोई आया समझ में? इस स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा, कि नीचे से कट गया। कब? जस्ट आफ्टर द कटिंग। उसके बाद तो एक्सेलेरेशन होगा, नेट फोर्स होगा, कंप्रेस वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाने लगा, धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जस्ट आफ्टर द कटिंग। जैसे ही मैंने इसको कट कर दिया, यहां से काट दिया इसको, अब ये स्प्रिंग में नीचे से कोई फोर्स नहीं खींच रहा है, इसको नीचे से कोई टेंशन वगैरह नहीं है। उसके बावजूद भी, क्योंकि स्प्रिंग एक लेजी एलिमेंट होता है, इसलिए उसके इलोंगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इलोंगेशन में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब क्या अभी भी टेंशन उतना ही होगा K इंटू एक्स। तो अभी भी टेंशन M1 प्लस M2 इंटू G ही होगा, स्ट्रिंग के कट जाने के बाद भी। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया हो, मजा आया हो, कुछ नई चीज एक नई तरीके से सीखी हो आपने। दोस्तों लाइक दबा के सब्सक्राइब और कमेंट शेयर तो कर ही देना। चलिए बच्चों, तो स्प्रिंग्स के ऊपर कुछ बढ़िया प्रॉब्लम करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में उतार लिया तो चीजें ऐसी आसान हो जाएगी आपके लिए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखेगा, फिजिक्स आसान बन जाएगी। ध्यान से सुनना,
की कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत सुंदर, मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए कोई मास m है, उसके ऊपर मैं मल्टीपल फोर्सेस लगा रहा हूं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, कैन आई राइट नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम? कैन आई राइट अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस? हाँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं F1 प्लस F2 अपवर्ड फोर्सेस क्या इसको बैलेंस कर रहे होंगे? F3 प्लस F4। बोलो हाँ। चलिए, अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक फोर्स को रिमूव कर दिया, F2 इज रिमूव्ड। जैसे ही मैंने F2 को रिमूव करा, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने F2 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे ही मैंने एक फोर्स को रिमूव करा, अब ये बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाएगी। किधर? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन ऐसे लिख दूं? नेट फोर्स बाय मास। बोलो नेट फोर्स कितना है? मुझे पता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखता हूं। इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस अपवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसी चीज को अगर आप दूसरी नजर से देखोगे, दोस्तों नजर बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। ध्यान से देखना, हम क्या लिख सकते हैं? F1 प्लस F2 इक्वल्स टू F3 प्लस F4। क्या मैं लिख दूं F2 इक्वल्स टू F3 प्लस F4 माइनस F1? बोलो। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? इसकी जगह F3 प्लस F4 माइनस F1 की जगह क्या F2 लिख दूं? इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या रिमूव्ड फोर्सेस के कारण होता है? रिमूव्ड फोर्स बाय मास, और आई कैन से द अनबैलेंस्ड फोर्स बाय मास। अनबैलेंस्ड फोर्स बाय मास। क्या ये चीज क्लियर है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम्स आपके लिए आसान है। Now let's take an LTQ. Here they have given 3 spring of spring constant K1, K2 and K3 which are suspended with a mass M1, M2 and M3. Now they will ask you 3 questions कि एक बार इसको कट कर दो, एक बार इसको कट कर दो, एक बार इसको कट कर दो, और they will ask you the accelerations of the bodies just after the cutting. ठीक है बच्चों? चलिए, तो इसमें आपको कटिंग ऑफ द स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट और अभी जो मैंने सिखाया वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकालेंगे फटाफट तेजी के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं। हमें पता है कि अभी क्या तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, बस आपका अटेंशन चाहिए मेरे को। ध्यान से देखो, यहां पर एक लगेगा M3G और यहां पे मान लीजिए इलॉन्गेशन हुआ x3, यहां पे इलॉन्गेशन हुआ x2, यहां पे इलॉन्गेशन हुआ x1। तीनों में अलग अलग इलॉन्गेशन हुआ है तो कॉमन सेंस बोलता है आपका। अब देखिए, इलॉन्गेशन नीचे तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, मतलब हो जाएगा K3 इंटू x3, राइट। चलिए, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये K3 x3 ऊपर, क्या इसका रिएक्शन नीचे लगेगा? K3 x3 एक्शन रिएक्शन, भूलना मत है ना, सारे फोर्सेस कंसीडर करना है, ठीक। अब यहां पे x2 एलोंगेशन, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? K2x2, K2x2, K2x2। और कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी। नीचे की तरफ लगेगा mg, m2 इंटू जी। क्लियर? चलिए, अब बनाते हैं टॉप पे। इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? mg तो लग ही रहा है, नीचे mg, और ये K2x2 ऊपर है तो इसका रिएक्शन K2x2 नीचे होगा, ये होगा नीचे K2x2, K2x2, और ऊपर लगेगा K1x1। अब इसका रिएक्शन यहां लगेगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सीलिंग पे क्या फोर्स लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग FBD, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्लियर? चलिए, तो मैं इक्वेशन बना देता हूं इसकी। नेट फोर्स जीरो करता हूं, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। सो आई कैन राइट K1x1
इज इक्वल्स टू K2x2 प्लस M1G, राइट, ये M1 है ना। सिमिलरली इसकी इक्वेशन बनाते हैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, K2x2 इज इक्वल्स टू K1x1 प्लस M2G, क्लियर। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसकी इक्वेशन आएगी K3x3, सॉरी यहां पर K3 आएगा, K3x3, K2x2 पर K3x3 नीचे, यहां पे K3x3, इधर आ जाएगा K3x3 इज इक्वल्स टू M3 इंटू G। ये मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, बस अब आपको इसके आगे खेल मचाना है। यहां तक आई होप सबको सभी चीज क्लियर हो जाएगी। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने K3 को कट किया, किसको कट किया बच्चों, K3 को कट किया। ध्यान से देखो, केस 1 K3 स्प्रिंग को कट कर दिया। जैसे ही K3 को कट किया, खूब आज क्या X3 की वैल्यू 0 हो गई, इलॉन्गेशन ही खत्म हो गया। जैसे इसको कट करेंगे तो ये खत्म, ये चीज खत्म हो गई। अब क्या होगा, अगर मैं X2 की बात करूं, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, टेंशन यहां चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। शाबाश बच्चों शाबाश, बता समझ गए, वेरी गुड। इसका मतलब क्योंकि ये लेजी है, इसको क्या मतलब, इसमें जस्ट आफ्टर द कटिंग की बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखना, जस्ट आफ्टर द कटिंग, सारी बात होगी जस्ट आफ्टर द कटिंग की, जस्ट आफ्टर द कटिंग। नाउ हियर वी कैन सी X2 और X1 में कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज हुआ है तो वो X3 में हुआ है काटने के बाद, ठीक है। मैंने X3 को कट किया तो X3 मतलब K3 वाली स्प्रिंग को कट किया तो ये 0 हो गई, अगर ये 0 हो गई तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं M3 का डायग्राम बनाता हूं, M3 का, तो ऊपर कोई फोर्स नहीं है क्योंकि K3 X3 0 हो गया है। यहां पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है M3 इंटू G, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब M2 बनाते हैं, ध्यान से देखो, M2 की अगर मैं बात करूं तो M2 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे थे, पहले M2 के ऊपर 3 फोर्स लग रहे थे, KX2 पर, KX2 ऊपर और MG नीचे और K3X3 नीचे, लेकिन K3X3 0 हो गया क्योंकि मैंने कट कर दिया। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू K2X2 माइनस Mg बाय M2, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। मुझे पता है क्या K2X2 माइनस Mg, ध्यान से देखना, K2X2 बेसिकली M2 है, नहीं, K2X2 माइनस M2G, क्या K3X3 भी लिख सकता हूं, रिमूव्ड फोर्स बाय मास, याद आया याद आया याद आया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रिमूव्ड फोर्स बाय मास। खेला खत्म खेला खत्म खेला खत्म, मेरा आंसर आ गया, एक्सेलरेशन इसका आ गया K3X3 बाय M2, क्लियर। चलो अब M1 का फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं M1 का बनाता हूं तो M1 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है ऊपर K1X1, एक लग रहा है नीचे K2X2 और ये लग रहा है Mg। ना तो K1X1 चेंज हुआ, ना K2X2 चेंज हुआ, ना Mg चेंज हुआ, इसका मतलब अभी भी ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इस वाली स्प्रिंग को कोई मतलब नहीं किसी से क्योंकि लेजी होती है सारी, आया समझ में बच्चों। इसके काटने से इसमें टेंशन में कोई चेंज नहीं, इसमें टेंशन में कोई चेंज नहीं, और इसी कारण इसमें एक्सेलरेशन 0, पहले भी 0, इसमें एक्सेलरेशन आ गया है क्योंकि एक नेट फोर्स लगने लग गया ऊपर की तरफ, और इसका तो फ्री फॉल हो जाएगा, बेचारा कट के नीचे गिर जाएगा। क्या ये कहानी पूरी समझ में आई है आपको, क्लियर बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं केस 2। केस 2 में हमने जो बीच वाली स्प्रिंग को इसको कट कर दिया। अगर K2 को कट कर दिया तो क्या इसमें जो इलॉन्गेशन था वो हट जाएगा, मतलब X2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मुझे निकालना है जस्ट आफ्टर K2 इज कट, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन।
तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका, कभी गलती नहीं होती बच्चों अगर आपने ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम सबका बनाया है तो। ये मैं M1 का बना रहा हूं, यहां मैं बनाऊंगा M2 का, फिर मैं बना लूंगा M3 का, और मैं तीनों आंसर क्लेम कर दूंगा फटाक से। ध्यान से देखो, अब जैसे ये कट हुआ मतलब x2 हट गया और ये वाला x2 हट गया, k2 x2 वाला फोर्स हट जाएगा। इसके ऊपर जो नेट फोर्स होंगे वो कितने होंगे, एक होगा k1 x1 ऊपर की तरफ और नीचे लगेगा m1g, राइट। k2 x2 हट गया यहां से। अब देखो सिमिलरली यहां पे दोनों फोर्सेस नीचे हो गए, ये लगेगा mg और एक लगेगा k2 x2, राइट, k3x3 राइट, क्योंकि k2 x2 तो 0 हो गया। अब m3 की बात करेंगे, m3 में लगेगा k3 x3 ऊपर की तरफ और m3g नीचे की तरफ, करेक्ट है। चलिए अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर, बिल्कुल सही बात है। क्यों ऊपर होगा, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है। पहले देखो, पहले नीचे दो फोर्स थे, अब नीचे एक ही फोर्स है, मतलब नीचे की जगह अब एक्सेलरेशन आएगा ऊपर। कितना आएगा, k1 x1 माइनस m1g बाय m1। इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, k2 x2 बाय m1, रिमूव्ड फोर्स बाय मास। याद आया कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। हाँ अब देखो इसकी बात करते हैं हम, ये हो जाएगा, ये दोनों नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2g प्लस k3x3 डिवाइडेड बाय m2। अब यहां पे देखिए आप, m2g प्लस k3x3, क्या k2x2, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या, रिमूव्ड फोर्स बाय मास। वही आ गया फिर से कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दो। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल निकालूंगा तो हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास। अब देखो इसका नेट फोर्स, क्या ये दोनों बराबर है, दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, कोई फोर्स नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कटिंग 0 हो गया। क्या बच्चों पूरी कहानी क्लियर है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए लास्ट हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली स्प्रिंग को कट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं केस 3 में हमको k1 को कट करना है। इसको कट किया तो आपको पता है x1 0 हो जाएगा, इसमें एक्सपांशन 0 हो जाएगा, तो ये x1 0 हो गया। ठीक बात है, जैसे ही x1 0 हुआ इसका मतलब ये वाला फोर्स हट गया, बाकी सारे फोर्स एज इट इज ही है। ठीक है, सिर्फ ये फोर्स हटा है। तो ध्यान से देखो, जैसे ये फोर्स हट गया, अब नीचे क्या लग रहा है, इसमें m1g और k2 x2, राइट। सिमिलरली इसको एक्सेलरेशन में लिखूं दोस्तों, डायरेक्ट में शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, याद है, सीधे रिमूव्ड फोर्स। क्या रिमूव्ड फोर्स कितना है, k1 x1, सीधा 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 k1 x1 बाय m1। क्या डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, डायरेक्ट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नॉर्मल मेथड से, कैसे, नेट फोर्स बाय मास, मतलब mg प्लस k2 x2 डिवाइडेड बाय m1। अब आप यहां से देखोगे तो k2 x2 प्लस m1g, k2 x2 प्लस m1g क्या k1 x1 के बराबर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने अभी तक किया है। चलिए तो ये हो गया मेरा x1। अब ध्यान से देखो, बात आती है इसकी, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर लग रहा है k2 x2 ऊपर, k3 x3 नीचे, तो आपको दिख रहा होगा k2 x2 अभी भी ऊपर लग रहा है, k3 x3 अभी भी नीचे लग रहा है, और mg तो लग ही रहा है। ना ये चेंज हुआ है, ना ये चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 और इसका एक्सेलरेशन भी 0 जस्ट आफ्टर द कटिंग। क्या ये चीज आपको समझ आती है, राइट। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इस तरह से हमने स्प्रिंग के ऊपर मास्टरी कर ली है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए, करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल। वहां पे आपको इससे भी बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत प्रॉब्लम्स दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो
और उस सपने को पूरे करने के लिए जी जान लगा दो। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।